बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 2023 का फ़िज़िक्स का पोर्शन सॉल्व करूँगी, 2022 का, ठीक है। तो अगर आप 2022 का आपको अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि मैं 2023 का भी करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम 2022 का करने जा रहे हैं और सबसे पहली बात जो अभी मैं कहूँगी कि रिसेंटली अब ये आप वेबसाइट देख रहे हैं ना www. मैंने कम्युनिटी पोस्ट देती हूँ मैं, वहाँ पर भी मैंने इसका लिंक भेजा हुआ है। यहाँ पर आपको सारे पास पेपर सिंध के, चाहे केपीके बोर्ड के हो या पंजाब बोर्ड के हो, आपको सब मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने भी वहाँ से ही उठाया है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो ये वेबसाइट एक और वेबसाइट है जो कि बहुत बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला सवाल जो है 2022 का, व्हेन डिफरेंट रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर डिफरेंट रजिस्टर्स अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी अटैच हों तो फिर किस तरह का, यानी क्या ईएमएफ और जो टर्मिनल वोल्टेज है उस पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका मैं थोड़ा वो बता दूं कि सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि रिप्रेजेंट होता है ई से और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी से, ठीक है। अब ये इसके आपको फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं, ठीक है। वोल्टेज लिखी हुई है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे ये लिखी हुई है मैंने कि जब सर्किट ओपन होता है यानी करंट आपका ज़ीरो होता है तो जो वोल्ट मीटर आपको बता रहा होता है वो ईएमएफ के बारे में बता रहा होता है। और जब सर्किट आपका क्लोज होता है यानी जब करंट रो होता है तो आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रहा होता है। अब जो ईएमएफ है वो ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होना, दैट इज़ ईएमएफ, ठीक है। ये जो वर्क है ना वो ईएमएफ कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के रेजिस्टेंस से ये इंडिपेंडेंट है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ड्यू टू फॉल इन पोटेंशियल, ठीक है, अलॉन्ग द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप हम देखें भी ना तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं यानी जो दो पोटेंशियल का डिफरेंस है। दूसरा इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन बात है कंपैरिजन की वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट कि ईएमएफ और वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों तब इक्वल होंगे जब आपका रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो होगा एंड दैट आर इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा। फिर एक और कंडीशन है कि ई जो है वो ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। ई तब ग्रेटर होगा वीटी से, टर्मिनल वोल्टेज से, जब आपका आर जो है वो नॉन ज़ीरो हो, लेकिन दो कंडीशन है। क्लोज सर्किट हो, ठीक है। क्लोज सर्किट में ई जो है वो बड़ा हो सकता है, ईएमएफ बड़ा हो सकता है, लेकिन वो जो क्लोज सर्किट है वो डिस्चार्जिंग हो रही हो, ठीक है। क्या हो रही है उसमें? डिस्चार्जिंग हो रही हो। क्लियर हो गई बात। और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, वो इस तरह भी आ सकता है और अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहे तो ई टी माइनस आई आर, ठीक है। अब ये कब पॉइंट्स हो गए। अब दूसरे पॉइंट्स ये है कि इसी तरह अगर आपका जो ई है वो लेस देन हो सकता है यानी टर्मिनल वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो तब होगा जब क्लोज सर्किट हो लेकिन चार्जिंग हो रही हो, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद कर ली। अब कुछ चीज़ें ये भी है कंपैरिजन की, वो ये है कि एक तो आपका करंट, अगर आपका करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो फिर आपका ईएमएफ ज़्यादा है और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो फिर उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें फिर आपका टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होगा। ये टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ की मैंने कंडीशंस आपको बता दी पीछे। मैंने इन द रेफरेंस टू द इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कंपैरिजन बताई, अब मैं आपको इन रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये दो पॉइंट्स भी है। ये दो पॉइंट्स ये है कि जब आपको लग रहा है ना, ये देखो डिफरेंट टर्मिनल्स, ये डिफरेंट टर्मिनल्स जब अटैच हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स अटैच हो तो फिर आपका ईएमएफ नेट इस तरह फॉर्मूला देगा। लेकिन अगर आपके टर्मिनल सेम हो यानी सेम टर्मिनल अटैच हो, अगर आपके सेम टर्मिनल्स अटैच हो तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले तो उसके बाद देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये मेन कंपैरिजन है, जब मैं समझ रही थी तो ये समझाया गया था, ठीक है। अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का क्या असर होगा। तो ऑप्शन जो है वो इन्होंने ईएमएफ रिमेन द सेम बट टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये आपके जो बुक है ना सिंध बोर्ड की जो बुक है ये उसके थ्रू लिया गया है। वहाँ पर जब आप देखना अपने 12th के बुक में
वहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो यही दी गई है कि अगर करंट ड्रॉ कर रहा है, करंट जा रहा है, असल में ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कंडीशन हमें देनी चाहिए थी कि भाई क्या है, कि भाई जो आपका करंट ड्रॉ हो रहा है या ड्रॉ नहीं हो रहा, उसके बेसिस पर हम पता लगाते, ठीक है। लेकिन ये आपके बुक की लाइन है, तो इसलिए EMF रिमेन द सेम बट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है। और ये आपके आंसर की भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, लेकिन मैंने आपको जो शुरू में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का कंपैरिजन बताई, आप उसे भी याद रखना। द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज, ये सी है, बहुत इजी है, 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फैराडे लॉ, अब ये जो है याद करने के क्वेश्चन है, ठीक है, तो 20 का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 126, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक स्किड्स बिकॉज, अच्छा अब एक साइकिल जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको लगाना चाहिए ना, वो आपको ई लगाना चाहिए, इसलिए कि देखो अगर एक चीज़ गोल गोल घूम रही है ना, तो इसका मतलब उस पर बाकी देखो एक चीज़ पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन अगर वो सर्कुलर घूम रही है, इसका मतलब उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हर चीज़ से ज़्यादा है, इसलिए वो घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही लगाएंगे, द लिमिटिंग फ्रैक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 127 पर, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट फॉल्स फ्रीली, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स विल बी, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भाई आपको ये देखो, आपको VF मालूम करना है, VI आपको पता है 0 है क्योंकि वो रेस से ड्रॉप हुआ है, आपको 9.8 लगाओ, 5 आपको, ये चीज़ें आपको अवेलेबल है सवाल में, आपका क्वेश्चन आंसर निकल आएगा 49.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये रहा 49 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 128, टू ट्रांसवर्स ट्रेवलिंग वेव्स आर प्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस, ठीक है, 2 इक्वेशंस दिए गए हैं, बताओ इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है। तो इसमें डिफरेंस जो है वो फेस का है। अगर आप लोग इक्वेशन को देखो भी तो यहाँ पे टीटा है और यहाँ पर टीटा नहीं है, और फेस पता है, फेस डिफरेंस हम किसे बोल रहे हैं, यहाँ फेस ये एक्चुअली हम डेटा को बोल रहे होते हैं वेव्स में। क्वेश्चन, अब ये जो इक्वेशन है डेल्टा V अपॉन डेल्टा R, नेगेटिव साइन इंडिकेट, अब जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट टूवर्ड्स डिक्रीजिंग, अच्छा जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स डिक्रीज, यानी बेसिकली डेल्टा V और डेल्टा R जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ना, वो ग्रेडियंट स्लोप दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें बताया जा रहा है कि जो पॉइंट वो टूवर्ड्स डिक्रीजिंग, वो V हमें डिक्रीज किया जा रहा है, यानी टूवर्ड्स डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा यहाँ पे देखें, ये जो आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा V यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और D यानी R, अगर यहाँ पे D हो या R हो एक ही बात है। अब ये जो है ना, इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यानी आपका जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब आपका जो स्लोप बन रहा है ना, वो टूवर्ड्स डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, गिर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बाकी अब आपको 2-3 चीज़ें याद दिखानी थी जो कि इसे रिप्रेजेंट नहीं करी, लेकिन इस सवाल से बन रही है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है मैंने ये, ठीक है, EPD इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम उसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना, और मैं क्या कर रही हूँ, एक दूर से एक पॉजिटिव चार्ज इसके करीब लेकर आ रही हूँ। तो आपको पता है ना, पॉजिटिव जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, नेचर इनका क्या है, यानी ये नॉर्मली क्या होता है, ये रिपेल करते हैं, लेकिन मैं अब अगेंस्ट जा रही हूँ, अगेंस्ट द नेचर जा रही हूँ, तो मैं इसको टूवर्ड्स पॉजिटिव साइन लेकर आ रही हूँ, ठीक है, जो कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन मैं अगेंस्ट द वर्क डन कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका ये होगा, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसे बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी में पड़ा हुआ है और आप उसको वहाँ से लेकर एक पॉइंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसके एक पॉइंट की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और इसमें जो VB होता है वो 0 होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी सेम है, ये मैं पढ़ी थी तो जब ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का निकाला था, तो ये 2 बातें याद रखना है, ठीक है। बाकी ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम अब।
स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन है उसकी तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। अगर कोई पॉजिटिव होता, अगर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो वो डिफ्लेक्ट करता। न्यूट्रॉन कहाँ से डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि उसका कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पर। 131 बोलते हैं अ बैटरी ऑफ EMF हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इफ करंट इज ड्रॉ देन टर्मिनल पोटेंशियल इज गिवन बाय। अब यहाँ पर वही बात आ गई। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि EMF E है और इंटरनल हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, यानी ये वाली कहानी नहीं हो सकती कि E इक्वल्स टू V, ये वाली कहानी नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। इफ़ करंट इज ड्रॉ, करंट भी ड्रॉ कर रहा है, देन द टर्मिनल V1 इज गिवन बाय। अच्छा, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें नहीं बताई गई कि वेदर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, क्योंकि अगर डिस्चार्ज हो रहा होता तो फिर E बड़ा होता और अगर ये चार्जिंग हो रही होती तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता। तो अगर ये कंडीशन हमें नहीं दी गई है तो हम इसको E की तरफ लेकर चले जाएंगे कि जो EMF है हमारा वो ग्रेटर है। ठीक है, अगर मैं उसको देखूँ ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस में मुझे क्या दिया गया है, E प्लस IR। ठीक है, नहीं ये नहीं बनेगा क्योंकि जब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, ये देखो, जब E बड़ा था, E इज़ ग्रेटर देन VT, तो क्या था आपका VT प्लस IR, या तो ये इक्वेशन बनेगी या ये इक्वेशन बनेगी। अगर टर्मिनल वोल्टेज की चेंज करेंगे हम तो E माइनस IR बनेगी, इन दोनों में से एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में ये वाली अवेलेबल है, E इक्वल्स टू VT इक्वल्स टू E माइनस IR। अब अगर हम 132 पर आए, द इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज रिटन बाय। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे लगता है इनसे गलती हो गई है। ये जो हम याद करते हैं ना नवाब वाला साइन थीटा, इनसे गलती हो गई है। ये को वाला इन्होंने कुछ गलत कर दिया है क्योंकि फार्मूलाज इस तरह ही है आपके अल्टरनेटिंग के एन बी ओमेगा फिर साइन थीटा ओमेगा फिर इसके बराबर हम बिकॉज ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा तो हम ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिस्टेक हुआ है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आए, 33 बोलता है कि बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। अब यहाँ पर जंप मारने से पहले ना दो चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए कि जो ये पहले तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 3 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक ऑब्लिक होता है और एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसको टच भी नहीं किया जाता। ठीक है, उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ज़्यादा हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिक पढ़ा जाता है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका थीटा हमेशा बड़ा होगा 0 डिग्री से, लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। इस तरह के जो हम प्रोजेक्शंस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोई छक्का मारे या चौका मारे, ठीक है, तो वो जो मोशन होती है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। ठीक है, अब इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में चक्कर ये है कि VFX इक्वल्स टू VIX और उसका फॉर्मूला ये है क्योंकि यहाँ पे जो VX होता है ना, यानी ये VX का यहाँ की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसलिए VFX और VI वो एक दूसरे के बराबर हो गई और अगर फॉर्मूला निकालना चाहो तो VI cos थीटा। और दूसरी बार अगर हम VFY की बात करें तो VFY इक्वल्स टू VI माइनस GIT। तो अगर आपको ये वाली निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको VIY यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी की इनिशियल वाला वेलोसिटी निकलवानी है तो इसको थोड़ा यहाँ पे मूव करवा दो। ठीक है, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ये होता है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हॉरिजॉन्टल, उसमें जो डिग्री होती है ना वो 0 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, अब इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा खड़ा है और उसने जो है गोली मार दी किसी को, या एक बंदा खड़ा है और उसने हॉरिजॉन्टली बॉल फेंक दिया। ठीक है, तो ये वाले मोशन आते हैं जब 0 डिग्री हो। ठीक है, और इसमें जो हाइट होती है वो नॉन ज़ीरो होती है, यानी इसमें हाइट मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल ये देखो एक बंदा अगर एक हाइट में ही खड़ा है ना, अगर उस एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये ले लो, एक बंदा खड़ा है और उसने कुछ बॉल पकड़ी हुई है तो उस बॉल की कोई हाइट होगी ना, किसी हाइट से उसने पकड़ी हुई है और फिर उस बॉल को वो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है। ठीक है, ये दीवार है और उस दीवार पे फेंक रहा है, सही है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसमें क्या होता है कि VI फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी, उसको 2 कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया। अब उसकी जो VIY होती है वो 0 होती है और VI जो है VIX के बराबर होती है और VIX इक्वल्स टू VI cos थीटा।
बाकी अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ एक्स और वी एफ वाई में तोड़ते हैं हम, और वी एफ एक्स जो है वी आई एक्स के बराबर होती है, ठीक है, और वी एफ वाई का फॉर्मूला ये होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का ये वाली कहानी। अभी अगर हम अपने सवाल पर आए तो हमारा सवाल बोल रहा है कि बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट इज फायर हॉरिजॉन्टली, यानी एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और उसने हाथ में गन पकड़ी हुई है, यानी ये देखो हाथ पे गन पकड़ी हुई है, हाथ में गन पकड़ी हुई है, तो उसकी कोई हाइट होगी, और अब वो उसे हॉरिजॉन्ट यानी बुलेट फायर करेगा हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा था कि जो आपकी वी आई एक्स होती है वो आपके वी एफ एक्स के बराबर होती है, ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे अगर जब फायर करते वक्त इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स कॉम्पोनेंट की, ठीक है, एक्स की डायमेंशन की फाइनल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप मैंने यहाँ पे सब क्लियर कर लिया होगा कि हमें वी आई एक्स हमें दी गई थी जब कोई 20 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, और हमसे ये लोग वी एफ एक्स मांग रहे थे, ठीक है, सही हो गया ना, वी एफ एक्स हमसे मांग रहे थे। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की एक कंडीशन है कि वी एफ एक्स इक्वल्स टू वी आई एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 134 है कि इफ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज आर एच देन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको फर्स्ट लाइन का सेकंड लाइन का है तो अब इसका क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये वाले सवाल तो मुझे लगता है आप सबको आते होंगे, ये हम 12th में भी बहुत फॉर्मूला हर किसी को याद होगा, लेकिन मुझे फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन समझानी है कि अगर आपको फर्स्ट लाइन दी है ना, चाहे वो लाइमन सीरीज़ की हो, बाल्मर सीरीज़ की हो, जिसकी भी हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन दी है, तो अगर आपको याद हो तो लाइमन सीरीज़ का जो दूसरा एन होता है वो इस तरह स्टार्ट होता है ना, 2 3 4 5, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन होगी उसका दूसरा जो एन होगा वो 2 होगा। और अगर इसी लाइमन सीरीज़ की आपको सेकेंड लाइन दी जाए तो आपका जो एन वाला लास्ट जो एन होगा N2 वो आपको फिर 3 लगाना पड़ेगा। और अगर इसी तरह थर्ड लाइन दी जाए लाइमन सीरीज़ की तो फिर आप 4 लगाओगे, ठीक है। इसी तरह अगर बाल्मर सीरीज़ हो तो बाल्मर सीरीज़ आई थिंक 3 4 5 से स्टार्ट होती है, आप देख लीजिएगा फिर आपको ज़्यादा पता होगा। 3 4 5 से अगर स्टार्ट होती है तो अगर बाल्मर की हमसे सेकेंड लाइन ऑफ सीरीज़ मांगे तो हम 4 रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन का मतलब है कि ये जो एन के नंबर दिए गए हैं ये रखो, फर्स्ट लाइन तो 2, सेकेंड लाइन तो 3, बाल्मर में फर्स्ट लाइन ये होगी, सेकेंड लाइन ये होगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपका ये उसका सवाल है जिस चैप्टर में आपको वो भी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ अगर हम इसका रेशियो निकालें तो आई थिंक ये इक्वल्स टू नहीं, आई डोंट थिंक सो इट इज़ लाइक ये आपका रेशो है और इस रेशो को हम एडियाबैटिक इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 1 होता है। ये ग्रेटर देन 1 इसलिए होता है क्योंकि CP जो है वो ऊपर फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। और CP जो है वो एडिशनल वर्क भी करता है, इंटरनल एनर्जी को भी देखता है और वर्क डन भी करवाता है, ठीक है। आगे इफ़ द मास एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बी, इट इज़ वेरी इजी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आता है। मास आपका डबल, वेलोसिटी आपकी डबल, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो 8 हो जाएगी, ठीक है, 8 टाइम्स। वो क्वेश्चन नंबर 137, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 यूनिफॉर्मली ऑपोजिट चार्ज पैरेलल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 यूनिफॉर्म ऑपोजिट, मैंने ये सवाल पिछले पेपर्स में भी करवाए होंगे जब मैं करवा रही थी। तो अगर 2 यूनिफॉर्मली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा वो D बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि भाई एक बॉक्स का मास है और उसके साथ क्या हुआ कि भाई वो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने से एक पीस का मास 1 रहा और दूसरे पीस उसका उसी मास का स्पीड 8 था। अब हमें दूसरे पीस का जो है वो वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। ये पूरा सवाल जो है आपका मोमेंटम का बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप करोगे ना ये सवाल, मैं आपको अब एक और बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, डाउग्रेड की बुक का, सही है। और ये 2 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पर आंसर 2 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ के आंसर कीज़ में जब मैंने देखा तो 4 मीटर पर सेकेंड है, जो कि ये आंसर रॉन्ग है। अगर आपको इस तरीके से करोगे ना तो आपको 4 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा, लेकिन
आंसर इसका 2 मीटर पर सेकेंड राइट है। इसको आप इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो कि आपको वेलोसिटी निकलवानी है ना दूसरी, तो आप m1v1 और साथ में आप ये जो आपका इनिशियल मास था, ठीक है, जो एक्सप्लोड होने से पहले, ठीक है, और ये आप m1 डाल दो, ठीक है, सही हो गई बात। तो इस फॉर्मूले में आप चीज़ें पुट करेंगे तो आपका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, ये सारे जितने भी सवाल है मोस्टली आपको ड्राउ ग्रेड में मिल जाएंगे। द इंटेंसिटी लेवल, साउंड लेवल ऑफ द फेंटिस ऑडिबल इंटेंसिटी 0 ऑडिबल, 60 ऑडिबल जो है नॉर्मल रेंज होती है। 140, आपको 2 कैपेसिटर दिए गए, सीरीज में कनेक्टेड है, आपको इक्विवेलेंट, विच इज़ वेरी इजी। 141, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, यानी अगर हमने लाइट नेचर को बहुत सारी चीज़ों से कवर किया, यानी प्रूव किया गया है कि लाइट के बहुत सारे नेचर है, तो अगर उसको पार्टिकल नेचर ने किसने प्रूव किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ रेजिस्टर इज, ये आपकी पूरी बुक की लाइन है और दैट इज IR। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 10 मरतबा मैं करवा चुकी हूँ ये, ठीक है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आया है। 36, according to the law of radioactive decay, the rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present, ठीक है। The eddy current loss in a transformer can be reduced by using laminated iron core। ये पिछले जितने अगर आपने वीडियोस मेरी देखी हो ना, तो उसमें मैं ये सारे सवाल करवा चुकी हूँ। ये वाला सवाल तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा भी चुकी हूँ कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें जैसे आपको फॉर्मूला याद करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। 148, द स्पीड ऑफ अ फोटोन इन फ्री स्पेस, ठीक है, हम आपको फ्री स्पेस में फोटोन की वो हमें बतानी है, तो आंसर आपका 1 है, ठीक है, ए ऑप्शन है। अब एक चार्ज दिया गया है हमें, क्यों, वो मूव करे वेलोसिटी के साथ और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। मैं यहाँ पे तस्वीरें दे दूँगी इस वीडियोज़ में, आपको तस्वीरें देख लेना, लेकिन ये सवाल मैं बहुत मरतबा करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपको पता है ना QEB sin थीटा का फॉर्मूला, तो अगर QEB sin थीटा अगर आप खुद देखो तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या डिग्री क्या बनेगी, अगर हम देखें ना कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रही है, तो उसकी डिग्री क्या बनेगी, 180 डिग्री बनेगी, और अगर आप 180 डिग्री डालोगे sin थीटा 180 डिग्री इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, D। 150, द रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 इज 20, द करंट। ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पिछले वीडियोस में, तो आप वो देख लीजिएगा, और ये इजी भी बहुत है। एक हेलीकॉप्टर का वेट W है, असेंडिंग विद 0 एक्सेलरेशन, द अपवर्ड फोर्स ऑन इट इक्वल्स टू इज, अच्छा, एक हेलीकॉप्टर है जिसके अपने एक वेट है और वो असेंड कर रहा है विद 0 एक्सेलरेशन, ऊपर जो जा रहा है वो 0 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो द अपवर्ड फोर्स ऑन इट, अपवर्ड फोर्स इस पर क्या होगी, बराबर ही होगी अगर एक्सेलरेशन 0 है। A sound wave travel from one medium to another, which one of the characteristics of sound remain unchanged। अच्छा, यहाँ पे आंसर जो है पिच है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में बहुत लेंथली मैं समझा चुकी हूँ कि अगर साउंड वेव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रहे तो क्या चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, अगर वो मीडियम चेंज नहीं कर रहा तब क्या करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी। 153, फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हमें देखना है, द करंट मस्ट बी लो एंड वोल्टेज इज हाई। अगले सवाल की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, देन इट इज़ आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, अगर आपको यहाँ इसमें क्वेश्चन आंसर सही नहीं दिख रहे तो आप वो उसी www.mdcat जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वेबसाइट दिया, वहाँ पे से भी जाके देख सकते हैं। एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग डिस्क मूव्स विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बी ऑप्शन है। एक प्रोटॉन है, उसका चार्ज दिया गया है, मूव विद द पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन बाय द प्रोटॉन इज, ठीक है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला सवाल भी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको करनी है तो एनर्जी मालूम करना इज़ वेरी इजी। ये आपको चार्ज दिया गया है, क्यों दिया गया है, या आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। अगेन वही बात है, ठीक है, आपको पता है V/Q आपकी जो एनर्जी है, आपको पता है ना, आपने ये पढ़ा पीछे, आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। अगर मैं W के बजाय E/Q लिख दूँ, ये एनर्जी कर दूँ, सो दैट इज़ V/Q and E, आपको ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज और आपकी एनर्जी आप निकाल लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं, ठीक है, D इसका ऑप्शन है। उसके बाद 158 है,
कि कंडक्टिंग वायर जो है उसकी रेजिस्टिविटी हमने उसको 2 पार्ट्स में चेंज कर दिया, तो बताओ अब इसकी रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। अगर हम एक स्प्रिंग लें और उस स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, ठीक है, इस सवाल को थोड़ा समझना। हम एक स्प्रिंग लें और उस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के है, और उस स्प्रिंग को हम 3 सेगमेंट्स में तोड़ दें, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या, ईच सेगमेंट का क्या स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है, उस स्प्रिंग को मैंने तोड़ दिया, सही हो गया, उस स्प्रिंग को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, यानी उसके मैंने 3 हाफ्स कर लिए, 1 2 3 हाफ्स कर लिए, ठीक है। अब उसकी ये लेंथ है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो के है ना कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका इनडायरेक्ट रिलेशन है लेंथ के साथ और टेम्परेचर के साथ। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई एक सेगमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, यही पूछ रहे हैं ना। तो अगर हम एक सेगमेंट का लेंथ मालूम कर ले तो हमें के खुद मालूम हो जाएगा। अगर मैं निकालूँ इस एक सेगमेंट का लेंथ तो क्या बनेगा, 1/3 नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक से लेंथ को मैंने 3 हिस्सों में काटा और ये उसका एक वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अगर मैं उसका के निकालूं तो इनडायरेक्ट रिलेशन है ना के और एल का। तो अगर एल 1/3 है, L1 1/3 है, तो K1 क्या होगा 3K, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है डी। अब क्वेश्चन नंबर 164 सेल्स, 4 सेल्स हैं, 3 EMF है, सीरीज में कनेक्टेड है, नेट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जब EMF सीरीज में होता है तो 1 + 2 + 3 इस तरह का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। यानी आप 4 रेजिस्टर्स लोगे, ये मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। आप सीरीज़ में इस तरह का फॉर्मूला लगाओगे, 3 वोल्ट, आपको 4 EMF दिए गए और जो वैल्यू बताई गई है वो 3 है, तो आपका 12 वोल्ट निकलेगा। 161 द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू। अब आपको बताना है कि द रेट ऑफ चेंज, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है, और वो ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यही है ना, और ये क्या, ये आपके टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, नेट टॉर्क को, सॉरी नेट फोर्स होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी आपके लिए, हाँ अगर ये एंगुलर मोमेंटम होता ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो फिर मैं टॉर्क बोलती, लेकिन ये क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है, तो ये फोर्स है, ठीक है। उसके बाद 162 द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये रहा बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, रेडियस सर्कल इज आर एंड टाइम पीरियड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है हमें, ठीक है, जो कि आप निकाल लोगे अगर आपको फॉर्मूला, और मैंने बताए भी होंगे ये फॉर्मूलेस। बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट बोहा रेडियस ऑफ, जो कि आप निकाल सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई सॉल्व करने वाले नहीं है। बी 20 का क्वेश्चन है, लेंस लॉ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ 0, अगर वर्क हम 0 करें, एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी, ये भी मैं बहुत दफ़ा इसका पिक्चर भी मैं दे चुकी होंगी, ठीक है। इसका ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज़ गिवन बाय, यहाँ पे भी आपको जस्ट एक फॉर्मूला ही बताना है, ठीक है, जो कि ई है। 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस इन द फ्री 1 मीटर अपार्ट, आपको 1 कूलम 1 मीटर अपार्ट आपको दिया गया है और 2 सिमिलर पॉइंट चार्जेस दिए गई हैं, और इसका क्योंकि अगर सारी चीज़ें 1 आपको दी गई है तो बस के की वैल्यू ही आपके आएगी। आपको पता ना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये वाला लगेगा, के Q1 Q2/R², ठीक है। 169 इन द न्यूक्लियर रिएक्शन है, द मिसिंग पार्टिकल बताना है, तो आपको मिसिंग पार्टिकल आप खुद देखो, ये क्या है, 7 2 9, यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ पे 1 आएगा, नीचे 1 आएगा, ऊपर 4 14 14 4 18 यानी 17, यानी ऊपर भी 1 आएगा, यानी पार्टिकल कुछ इस तरह होना चाहिए, जो भी पार्टिकल है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे H लिख दूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो प्रोटॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस द डिप्लीशन लेयर, ठीक है, आपका बी है। उसके बाद एक चार्ज पार्टिकल है, मास उसका चार्ज दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज गिवन बाय, अगेन आपको जस्ट फॉर्मूला देना है, ठीक है, डी। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, यानी आपको वो देना है, एक यूनिट देनी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज मेजर इन सी। बाकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अच्छा आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में
मैं आंसर कीज़ में तो आंसर दिया था, लेकिन मैं फिर भी आपके बुक में गई कि प्रॉपर क्या जो है वो दिया गया है, दैट इज़ ई, इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एंगुलर मोमेंटम इन 4 सेकेंड आपको टॉर्क, अगेन आपको मैंने आपको बोला ना कि अगर लीनियर मोमेंटम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ फोर्स, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ टॉर्क, ठीक है। तो आपको टॉर्क निकालवाना है और आपको एंगुलर मोमेंटम और टाइम दिया गया है, तो बस आपको क्या फॉर्मूला होगा, आपको ऊपर एंगुलर मोमेंटम डालना पड़ेगा और नीचे टाइम, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरसोनिक। इफ अ स्लेब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने अंदर किया, द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द चार्ज ये है, कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि भाई ए ई नॉट ये होता है ना, सी इक्वल्स टू ए ई नॉट अपॉन डी, ठीक है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। आप खुद देखो ए ई नॉट का कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर ए ई नॉट आपने डबल डाला है तो आपका जो वो है क्या बोलते हैं उससे, कैपेसिटेंस से, वो भी डबल ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अल्लाह हाफ़िज़।